तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पॉइंट और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। करियर पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। मैं अंशुल आज आपके लिए लेकर आया हूँ फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 4। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम फंडामेंटल राइट्स की सीरीज़ पढ़ रहे हैं और इसमें इंडियन पॉलिटी में हम 3 सीरीज इसकी कर चुके हैं, जिसमें हम आर्टिकल 18 तक हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20 के बारे में। तो बेसिक डिटेल एक बार देख लेंगे, फिर उसके बाद हम उसको एक तरह से डिटेल्ड वे में उसको पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि हमारे लेक्चर से जुड़ी हुई हमारी वीडियो जितनी भी हैं सबसे जुड़ी हुई जो जानकारी है, अपडेट्स हैं, वो आपको समय समय पर सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि इसमें आर्टिकल 19 में क्या कुछ दिया गया है। एक बार बेसिक डिटेल से एक बार देख लेते हैं। तो जो आर्टिकल 19 है उसमें कह रहा है प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स हमें दिया गया है। 6 राइट्स की हमें प्रोटेक्शन दे रहा है आर्टिकल 19 और गारंटीज दे रहा है 6 राइट्स की सिटीजन सभी सिटीजन्स को। तो ये कौन से राइट एक बार देख लेते हैं। पहला राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि हमें बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। यानी हम कहीं भी कुछ भी क्या कुछ है, अगर आप हमें कुछ एक्सप्रेस करना है, हमें कुछ बोलना है, हमें कहीं कुछ अभिव्यक्त करना है, तो उसके हमें स्वतंत्रता है, उसका स्वतंत्रता का हमें अधिकार। तो ये आर्टिकल 19 का पहला एक तरह से आर्टिकल में जो राइट 6 राइट दिए गए हैं उसका पहला राइट है। सेकेंड राइट है राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म, यानी कि बिना हथियार के और एक तरह से शांतिपूर्वक अगर हमें कहीं कहीं पे अगर असेंबल होना है, इकट्ठा होना है, तो उसका अधिकार भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 में दिया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसमें राइट टू फॉर्म एसोसिएशन है और यूनियंस है एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, सहकारी समितियां हैं, उसके साथ साथ जो भी यूनियन बनाना है, जैसे रोडवेज का यूनियन हो गया या वर्कर्स का यूनियन हो गया, किस तरह से क्या है जो यूनियन हो गए, एसोसिएशन हो गए, संघ हैं, उनको बनाने की हमें क्या है आज़ादी दी गई है। तो ये आर्टिकल 19 का जो थर्ड एक तरह से राइट है हमारे, हमें जो प्रोटेक्शन मिली है, जिसकी तरह से गारंटी मिली है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं इसके जो संगठन समिति का गठन का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट हमें कौन से दिए गए हैं। नेक्स्ट है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि पूरे भारत में हम कहीं भी स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने का अधिकार हमें है, यानी कि हमें वहाँ से कहीं भी एक तरह से मूव कर सकते हैं। अगर हमें कोई सी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है, या फिर कहीं जैसे नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में कहीं घूमने जाना है, या किसी और पर्पज से जाना है, तो हमें पूरी तरह से आज़ादी है। हम पूरी फ्रीली हम कह सकते हैं जो पूरी टेरिटरी है इंडिया की, उसमें घूम सकते हैं, मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है राइट टू रेसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि पूरे कंट्री में, पूरी जो टेरिटरी है इंडिया की, उसमें हम कहीं भी अपना सेटल हो सकते हैं, कहीं भी हम रेसाइड कर सकते हैं। यानी बसने का अधिकार और निवास करने का अधिकार हमें पूर्ण रूप से मिला है पूरे इंडिया में। हम कहीं भी अपना जैसे पक्का मकान बना के वहाँ पे क्या है चल संपत्ति खरीद सकते हैं और वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। इसमें लास्ट राइट कैसा दिया गया है, तो इसमें दिया गया राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, यानी एनी प्रोफेशन, यानी कि कोई भी एक तरह से जो व्यवसाय है, व्यापार है, हम वो क्या कर सकते हैं, वो अपना सकते हैं। और टू कैरी आउट एनी ऑपरेशंस और ट्रेड और बिजनेस, यानी कि हमें अगर कोई भी बिजनेस, हमें टीचर बनना है, टीचर बन सकते हैं, हमें डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बन सकते हैं, हम सीए बनना है, सीए बन सकते हैं। तो हमें कुछ भी हम जो भी चाहें हम वो बन सकते हैं। हमें राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन है। तो अगर हम उस प्रोफेशन के लिए एलिजिबल हैं, हमारे पास पर्याप्त साधन है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन अपना सकते हैं, कोई भी ट्रेड या बिजनेस हम खोल सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। तो चलिए इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो ओरिजिनल था, जैसे कि 1950 में हमारा संविधान जब लागू हुआ था, तो ओरिजिनली उसमें 7 राइट्स थे। 7 राइट्स कौन से थे उसमें देख लेते हैं एक बार। जो एक तरह 6 राइट्स तो जो अभी आपको हमने पढ़ाई था वो थे, और 7वां राइट क्या था, जो राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। यानी कि जो राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट था 1978 में, इसको क्या करता था, 44th अमेंडमेंट एक्ट में 1978 में जो हुई थी अमेंडमेंट, उसमें डिस्पोज ऑफ यानी कि एक तरह से उसको हटा दिया गया था। तो उसके बाद से जो राइट है एक्वायर लैंड का, एक्वायर और होल्ड और डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, वो क्या कर दिया, डिलीट कर दिया गया था। तो अभी क्या रह गए हैं, सिर्फ 6 राइट रह गए हैं। जो 7वां राइट है राइट टू प्रॉपर्टी एक्वायर करने का, होल्ड करने का या डिस्पोज ऑफ करने का, यानी संपत्ति के अधिकरण का, धारण का, निपटान का अधिकार को 1978 में जो 44th सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट हुई थी उसमें क्या कर दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था। तो नेक्स्ट कह रहा है कि अभी क्या कर रहा है इसमें, दीज 6 राइट्स आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ओनली स्टेट एक्शन एंड नॉट
प्राइवेट इंडिविजुअल। यानी इसमें क्या करा कि जो राज्य की कार्रवाई है, राज्य में हमने क्या क्या बताया था हमने पिछले लेक्चर्स में, तो राज्य में क्या आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, स्टेट गवर्नमेंट आती है, और उसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है या फिर लोकल लेवल पे पंचायत होगी, म्यूनिसिपैलिटीज होगी, उनके साथ साथ जो भी एक तरह से संवैधानिक पद हैं, जिसमें सीएजी वगैरह भी आ गए, तो वो सभी स्टेट के अंडर आते हैं। तो स्टेट में क्या है, जो स्टेट कोई भी अगर एक्शन लेता है, इनके 6 राइट्स दिए गए हैं 19 आर्टिकल में, तो उनके खिलाफ अगर कोई भी एक तरह से स्टेट क्या नहीं ले सकता, एक्शन ले सकता। इस चीज़ की जो हमें गारंटी मिलती है वो आर्टिकल 19 में मिलती है। और ये जो इंडिविजुअल है, प्राइवेट इंडिविजुअल, यानी कि अगर मान लो कोई प्राइवेट इंडिविजुअल, यानी एक तरह से कोई भी इंडिविजुअल है, मैं हो गया, आप हो गए, तो अगर वो किसी और के साथ क्या कर सकता है, ये राइट्स को हनन करता है, तो उसके खिलाफ कोई भी इसमें गारंटी नहीं दी गई है। इसमें सिर्फ जो स्टेट एक्शन है, यानी कि जो सरकार है या सरकार के उपक्रम है, उनके खिलाफ या दी गई है, प्रोटेक्शन इनमें दी गई है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें। मोर ओवर दीज राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स एंड टू शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी बट नॉट टू फॉरनर्स। तो क्या कह रहा है कि जो ये राइट्स दिए गए हैं आर्टिकल 19 में, 6 राइट्स दिए गए हैं एक्सप्रेशन वगैरह तो इसमें क्या कह रहा है कि ये जो सिर्फ सिटीजन है, इंडिया के सिटीजन हैं, उनको दिए गए हैं, और या फिर कोई भी कंपनी है इंडिया में, उसके शेयर होल्डर्स को दिए गए हैं, जो बट नॉट टू फॉरेनर, तो ये फॉरेनर को नहीं दिए गए हैं। और लीगल पर्सन्स लाइक कंपनीज और कॉरपोरेशन, तो ये कंपनीज और कॉरपोरेशन जो हैं फॉरेन की, उनको नहीं दिए गए हैं, लेकिन ये सिर्फ जो भारत के नागरिक हैं और जो शेयर धारक हैं, जो हमारी कंपनियां हैं यहाँ पे इधर की, तो उनके कंपनी के नागरिकों को और उनके शेयर होल्डर्स को ये जो एक तरह से सुविधा है, ये राइट्स हैं दिए गए हैं। लेकिन जो फॉरेन की कंपनियाँ होगी या फॉरेनर्स हो गए, उनको ये राइट्स प्रोवाइडेड नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमारे संविधान है उसमें। नेक्स्ट कह रहा है द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एंजॉयमेंट ऑफ दीज 6 राइट्स। क्या कह रहा है कि मतलब जो ये 6 राइट दिए गए हैं, जैसे कि राइट टू एक्सप्रेशन हो गया, राइट टू स्पीच हो गया, तो इनके ऊपर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैसे कि भी आप अगर ये नहीं है कि ये पूरी तरह से प्योर हैं, ये पूरी तरह से क्या हैं, पूर्ण है, इनमें आप कुछ भी करो तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन इसमें क्या है, स्टेट क्या है, जो राज्य है वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, जैसे कि ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ मेंशन्ड इन आर्टिकल 19 इटसेल्फ एंड नॉट ऑन एनी अदर ग्राउंड। तो क्या है, जो ग्राउंड्स वगैरह जो जिन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है जिनके बेस पर, वो भी क्या है, जो वो भी आर्टिकल 19 में ही मेंशन किए गए हैं। तो कैसे कैसे हो सकते हैं, जैसे राइट टू स्पीच और जो एक तरह से एक्सप्रेशन है, उसमें क्या है, उसमें क्या रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है कि भी आप अगर ऐसा कोई भी मतलब ऐसे कोई भी स्पीच या ऐसा कोई भी क्या नहीं दे सकते, अभिव्यक्ति नहीं दे सकते, एक्सप्रेशन नहीं दे सकते, जिससे किसी और की जो एक तरह से फीलिंग डिग्निटी है उसके ऊपर असर पड़े, या फिर जो इंडिया की यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, उसके ऊपर कोई असर पड़े। यानी कि कोई भी स्पीच देनी है आपको तो हद में रह करके लेनी है, कोई भी लिमिट है उसमें रिस्ट्रिक्शन है उसके ऊपर लगी हुई है, और उसके अंदर ही आप क्या है कुछ बोल रहे हैं, कुछ व्यक्त कर रहे हैं, तो कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से प्योर नहीं है, इनके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन सरकार लगा सकती है, और टाइम पर इनको जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको भी चेंज कर सकती है। तो अभी क्या देखते हैं, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के बारे में एक बार देख लेते हैं डिटेल में। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है इंक्लूड में, उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है एक बार देख लेते हैं। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यानी कि एक तरह से क्या है, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, बोलने की आज़ादी है, उसमें क्या क्या एक तरह से शामिल है, उसमें देख लेते हैं। फर्स्ट है राइट टू प्रोपेगेट वंस व्यूज़ एज वेल एज व्यूज़ ऑफ अदर्स। यानी कि अगर आपको खुद के जो विचार हैं उनको दूसरों के सामने लाना है, या किसी दूसरे के विचार हैं जो उनको सामने लाना, जो एक तरह से खुद अपने विचार अभिव्यक्त नहीं कर सकता, तो उसकी क्या है, आपको आज़ादी है, उसका स्वतंत्रता है, उसको आपको उसका अधिकार है। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब क्या है कि प्रेस यानी कि एक तरह से मीडिया है, जो उसको पूरी तरह से खुली छूट है, वो कुछ भी खबर, कोई भी खबर छाप सकते हैं, कोई भी खबर दिखा सकती है, बशर्ते वो क्या हो, वो खबर सच हो, सच्चाई हो, उस पर रियलिटी हो, वो झूठी खबर ना हो, फेक प्रोपेगेंडा फैलाने वाली नहीं हो। तो नेक्स्ट क्या है, फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, यानी कि एक तरह से जो वाणिज्यिक विज्ञापन है उनकी आपको स्वतंत्रता है, यानी आप कहीं भी कोई भी अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जो एक तरह से कोई भी आपको किसी तरह का भी विज्ञापन देना है, एडवर्टाइजमेंट देनी है, तो आपको इस तरह की क्या है, खुली छूट है, आपको कोई भी कमर्शियल वगैरह एडवर्टाइजमेंट आप दे सकते हैं, कोई सरकार उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती। राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, यानी कि आपको क्या है, जो आप टेलीफोन पर बात करते हो, फ़ोन पर, टेलीफोन पर
उसकी आपको क्या है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को आप क्या आपकी टाइप जो कन्वर्सेशन है उसको टैप नहीं किया जा सकता, यानी इसको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता किसी के द्वारा और के द्वारा सही नहीं सुना जा सकता। ये राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ होगा, तो इसकी भी आपको आज़ादी दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट है राइट टू टेलीकास्ट, दैट इज गवर्नमेंट हैज़ नो मोनोपोली ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। यानी कि एक है कि मतलब टेलीकास्ट का मतलब होगा एक तरह से जो प्रेस थी वो तो होगी एक तरह से प्रिंट मीडिया का, उस टाइम पे प्रिंट मीडिया थी। और अभी जो राइट टू टेलीकास्ट का मतलब है कि कोई भी चैनल आपके ऊपर, जैसे कोई भी आपके न्यूज़ चैनल है या किसी तरह का भी कोई चैनल है, तो उसके ऊपर सरकार की कोई मोनोपोली नहीं होगी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर। उस पर सभी क्या है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स काम कर सकते हैं, और मोनोपोली सरकार ये नहीं है कि सरकार ये नहीं कर सकती कि हमारा जैसे कि डीडी दर्शन है, दूरदर्शन है, जो सरकार का एक तरह से जो गवर्नमेंट चैनल है, ये भी दूरदर्शन ही चलेगा और कोई चैनल नहीं चलेगा। तो ऐसी मोनोपोली सरकार क्या है, नहीं कर सकती। वो ऐसे मोनोपोली जो एक तरह से एक अधिकार नहीं दिखा सकती अपना। तो ये राइट टू टेलीकास्ट भी दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने और क्या क्या बताया था जो स्पीच और एक्सप्रेशन के अंडर है, उसने बताया था कि राइट अगेंस्ट बंद कॉल्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि अगर मान लो कोई पार्टी है वो सरकार के खिलाफ बंद वगैरह ऑर्गेनाइज करती है कि भी आज भारत बंद होगा, या फिर क्या है जैसे हरियाणा बंद होगा, राजस्थान बंद होगा, तो जैसे पॉलिटिकल पार्टीज अपोजिशन की पार्टीज हैं वो क्या करती हैं, ज़्यादातर वो करती हैं कि जो बंद बुला देते हैं कि भी आज यहाँ पे कोई भी दुकान वगैरह कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। तो उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं आप, अगर वो कह रहे हैं कि बंद होगा और आप उसके खिलाफ क्या है अपना आवाज़ उठा सकते हैं, या फिर उसका बंद को ना मान करके क्या कर सकते हैं आप, उसके आपको राइट है, आपको मानना है नहीं मानना है। भारत बंद कोई कर रहा है या फिर हरियाणा जैसे कोई स्टेट है उसमें वो कोई बंद बुला रहे हैं, तो उसको खिलाफ आप क्या कर सकते हैं, जो आपका मन है वो कर सकते हैं, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ। नेक्स्ट है राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज। यानी कि एक तरह से जो आरटीआई है, आरटीआई के तहत आप क्या कर सकते हैं, सरकार के बारे में, सरकार की जो एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में अपने जो जानकारी है आपको लेनी है वो ले सकते हैं। और उसमें क्या है, जैसे कि मान लो सरकार ने इतने 10,000 करोड़ रुपए इसकी कोई स्कीम है उस पर खर्च किए, तो आप उसके सरकार से ब्यौरा ले सकते हैं कि कैसे कैसे खर्च हुए, कहाँ कहाँ कितने खर्च हुए। तो सरकार को आपको ये बात बतानी पड़ेगी, आपको जो नॉलेज है वो उसकी देनी पड़ेगी। तो ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत इसमें जो एक तरह से रूल बनाया गया है उसमें भी कहा गया है। तो नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ साइलेंस, यानी कि मौन की स्वतंत्रता। यानी आपके ऊपर है कि आपको अगर मान लो कोई पूछताछ कर रहा है तो उसके अगर आपको जवाब देना है नहीं देना है उसके साथ, तो आपको बोलना है या नहीं बोलना है, ये सब आज़ादी आपको। अगर आपको बोलने की आज़ादी है तो आपको चुप रहने की भी आज़ादी है, कि ये नहीं कि आपको धक्के से कोई क्या है मजबूर करके आपको कोई भी चीज़ बुलवा सकता है, या कोई भी एक तरह से स्पीच दिलवा सकता है, एक्सप्रेस दिलवा सकता है। तो ये आपके मौन की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ साइलेंस है। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप ऑन ए न्यूज़पेपर। यानी कि एक अखबार पर पूर्व सेंसरशिप लगाने के खिलाफ अधिकार। यानी कि प्री सेंसरशिप का मतलब क्या है कि आपको जो सरकार है वो आपके खिलाफ कोई भी एक तरह से सेंसरशिप नहीं लगा सकती। आपका कोई अगर आप अखबार छाप रहे हो और सरकार उसके ऊपर ये करेगी भी हमें ये एक बार इसको देखना है कि भी आपने क्या क्या खबर छापी है, तो ऐसा सरकार नहीं कर सकती। जो अखबार क्या है, अखबार कुछ भी छाप सकता है, जो उसके पास न्यूज़ है, सरकार ये नहीं कर सकती भी ये न्यूज़ सरकार के खिलाफ है तो आप उसको छापो मत। मतलब प्री सेंसरशिप यानी कि जो जैसे फिल्मों में कैसे होता है, फिल्म रिलीज होने से पहले उनको सेंसरशिप बोर्ड के थ्रू जाना पड़ता है, और सेंसरशिप बोर्ड क्या करता है, चेक करता है कि इसमें कुछ गलत खबर तो नहीं है, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन तो ये प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं किसी की जैसे कम्युनिटी के खिलाफ, या कोई एक तरह से इसकी वजह से कोई दंगे फसाद तो नहीं हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, कोई मतलब जो सेंसरशिप बोर्ड है वो फिल्मों को क्या करता है, सेंसर करता है। तो इस तरह से न्यूज़पेपर के ऊपर क्या है, प्री सेंसरशिप नहीं लगाई जा सकती। नेक्स्ट कह रहा है राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ और पिकेटिंग बट नॉट टू राइट टू स्ट्राइक। यानी कि प्रदर्शन या धरने का क्या है, अधिकार दिया गया है, लेकिन हड़ताल करने का अधिकार जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें नहीं दिया गया है। आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, कोई प्रदर्शन कर सकते हो, धरना कर सकते हो, लेकिन हड़ताल नहीं कर सकते। हड़ताल के लिए आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम के ऊपर क्या क्या है, जो एक तरह से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन यानी कि एक तरह से मान्य, जो एक तरह से जायज़ हैं, जायज़ रिस्ट्रिक्शन, जायज़ जो एक तरह से प्रतिबंध हैं वो क्या क्या लगाए गए हैं उसके बारे में देख लेते हैं एक बार। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के लिए क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। तो डिफेमेशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिसेंसी, मोरालिटी, इंसिटमेंट टू एन ऑफेंस, पब्लिक ऑर्डर, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन नेशन। तो क्या है, ये सब क्या है जो रिस्ट्रिक्शंस है वो लगाए गए हैं कि इन कंडीशन में आप अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो एक तरह से एक्सप्रेशन है उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर लगाई गई हैं।
कि आप जो मानहानि, किसी की मानहानि का नहीं क्या होगा, डिफेम नहीं कर सकते, किसी की जो इज्जत है उसको ख़राब करने के लिए आप कोई भी जो स्पीच है, एक्सप्रेशन नहीं दे सकते। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि जो न्यायालय है उसकी आप अवमानना नहीं कर सकते, उसका अपमान नहीं कर सकते। नेक्स्ट है डिसेंसी यानी कि आपको डिसेंट रहना होगा, साइलेंट रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। मोरलिटी नैतिकता का आपको पालन करना पड़ेगा, और तभी आप क्या है जो एक तरह से कोई भी ऐसे अनैतिक बात आप नहीं कर सकते। इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस यानी कि एक तरह से कोई भी अपराध है उसके लिए किसी को उकसा नहीं सकते कि आप उसको उकसा कर भड़का कर उससे कोई अपराध करवाओ, तो उसके लिए आप जिम्मेवार होंगे, वो नहीं जिम्मेवार होगा। नेक्स्ट है पब्लिक ऑर्डर यानी कि सरकार ने अगर कोई ऑर्डर वगैरह जारी किया है तो उसके खिलाफ आप कोई भी मतलब पब्लिक ऑर्डर के मतलब क्या है, एक तरह से सार्वजनिक आदेश है, उसका आपको पालन करना पड़ेगा, उसके खिलाफ जाकर के आप कोई भी व्यक्ति या स्पीच नहीं दे सकते। नेक्स्ट है जो संप्रभुता और अखंडता है, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया है, यानी कि एकता और अखंडता की जो एक तरह से संप्रभुता है, एकता है, अखंडता है भारत की, उसके खिलाफ जाकर के आप कोई भी स्पीच एक्सप्रेशन नहीं दे सकते। भारत की और एकता और अखंडता क्या है, सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। नेक्स्ट है राज्य की सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। आप किसी भी जो एक तरह से गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, या फिर कोई भी अदर कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे कि जो सिक्योरिटी है स्टेट की या राज्य की, या एक तरह से क्या है जो हमारे देश की राज्य या उसी में किसी भी मतलब गवर्नमेंट है उसकी सिक्योरिटी के ऊपर कोई भी आँच नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट है विदेशी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण, यानी कि अगर मान लो किसी देश के साथ अच्छे संबंध हैं और उसको उसके खिलाफ अगर आप कोई बोलते हैं, कोई आप मान लो कोई बड़ा आदमी हो, आप बड़ा आदमी है, बड़ा इन्फ्लुएंस है आपका सभी लोगों के खिलाफ, तो आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे कि विदेशी देश हैं जिसके पास साथ महत्वपूर्ण संबंध है उनके साथ क्या है संबंध टूटें और उसके साथ संबंध बिगड़ें, तो ऐसा कोई भी काम आपको नहीं करना है। तो अगर आपकी कोई इन्फ्लुएंस है और उस आपकी बोलने से या व्यक्त करने से किसी देश के साथ हमारे संबंध है वो ख़राब हो सकते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये आपके जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, रेजिलियम रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के ऊपर लगाए गए हैं। नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है, फॉर द राइट टू पीसफुल असेंबली, यानी कि एक तरह से शांतिपूर्ण जैसे सभा बुलानी है आपको तो आप बुला सकते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या लगे हुए हैं। पब्लिक ऑर्डर यानी कि अगर मान लो पब्लिक ऑर्डर में सार्वजनिक जो व्यवस्था है उसके लिए अगर आपको, जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है तो अभी सरकार ने क्या कहा था जब लॉकडाउन लगाया था, तो पब्लिक ऑर्डर में उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया था कि भी वहाँ लोग ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, जैसे शादियों में 50 से ज़्यादा लोग नहीं इकट्ठे हो सकते, या फिर कहीं पूजा पर या अर्चना करनी है तो वहाँ 10 से ज़्यादा लोग, मतलब या किसी की डेथ हो गई है तो वहाँ 10 से 20 से ज़्यादा लोग नहीं इकट्ठा हो सकते। तो ये पब्लिक ऑर्डर यानी कि लोगों की भलाई के लिए एक तरह से जो सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऑर्डर जारी किए जाते हैं, तो इनके खिलाफ जाकर के आप कोई भी असेंबली वगैरह नहीं बुला सकते। जो नेक्स्ट सेकंड है सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट है, तो ये सब वही बातें हैं जो एक तरह से क्या है राज्य जो हमारा देश है उसकी एकता, अखंडता और सुरक्षा के खिलाफ अगर आपको कोई बोलना है तो आप वो नहीं कर सकते, और ना ही आप पीसफुल असेंबली कोई बना रहे हैं इकट्ठा बुला सकते हैं, सभा बुला सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर राइट टू फॉर्म यूनियन और एसोसिएशन, यानी कि एक तरह से कोई भी संघ बनाना है या कोई भी एसोसिएशन बनाना है, यूनियन बनाना है तो आप वो बना सकते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शन में क्या है पब्लिक ऑर्डर को देखते हुए, सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को देखते हुए, यानी कि भारत की अखंडता, एकता और क्या है संप्रभुता जो सुरक्षा है उसको देखते हुए, सार्वजनिक जो व्यवस्था बनाए रखते हुए आप कोई भी बना सकते हैं, कोई भी संगठन बना सकते हैं, कोई भी एक तरह से संघ बना सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है फॉर द राइट टू मूव एंड फ्रीली स्टेट सेटल इन एनीवेयर, तो क्या है पूरे देश में कहीं भी आप सेटल हो सकते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं, तो इस चीज़ का भी आपको अधिकार है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, यानी कि लोगों की भलाई के लिए, आम जनता के हित के लिए अगर आपको कुछ करना, आप अगर मान लो आम जनता का हित उसमें बाधित हो रहा है, उसमें उसके ऊपर नुकसान हो रहा है, तो आपको कहीं भी स्टेट में मूव को रोक करने की और फ्रीली सेटल होने की आज़ादी नहीं होगी, उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन होंगे। अगर आपको जनता है उसके हित खराब हो रहे हैं आपकी कहीं मूव होने से, सेटल होने से, तो आपको वो नहीं करना चाहिए। और नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी कि जो एक तरह से अनुसूचित जनजातियां हैं, कोई भी ट्राइब है, उनके कल्चर को बचाने के लिए, उनके एक तरह से उनके प्रोटेक्शन के लिए आप क्या हैं जो मूव कहीं भी सरकार रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि भाई ये एरिया शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए फिक्स है, तो आप यहाँ पे मूव नहीं कर सकते और यहाँ पे सेटल नहीं हो सकते, तो ये कुछ सरकार रेस्ट्रिक्शन भी लगा सकती है। नेक्स्ट है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, यानी कि कोई भी एक तरह से पेशा है उसको अभ्यास करने का आपको अधिकार है, आपको पूरा अधिकार है, आप कोई भी प्रोफेशन, कोई भी ट्रेड, कोई भी बिजनेस आप अपना सकते हैं। तो इसमें क्या रेस्ट्रिक्शन लगी है, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, यानी कोई ऐसा आपको मतलब प्रोफेशन नहीं अपनाना, कोई ऐसा बिजनेस नहीं चलाना है जिससे देश की जनता की जो क्या है उसका अवहेलना हो, उसका क्या है आम जनता का हित में हो, वो हित में ना हो।
तो जैसे क्या होगा कि भी आप अगर मान लो कोई भी ड्रग वगैरह का कारोबार नहीं कर सकते, तो इस तरह से जो ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, मानव तस्करी का काम नहीं कर सकते। तो जो भी काम हमारे देश के हित के लिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, जो जनरल पब्लिक टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, जो हमारे देश के हित के लिए नहीं है, आम जनता के हित में नहीं है, वो आप कोई भी प्रोफेशन नहीं कर सकते, वो आपका कोई भी ट्रेड या बिजनेस आपको सेटल जो शुरू है वो नहीं कर सकते या उसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो चलिए नेक्स्ट हम देखने वाले हैं आर्टिकल 20 के बारे में। आर्टिकल 20 क्या कर रहा है? आर्टिकल 20 कह रहा है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, यानी कि अगर कोई भी ऑफेंस है, आपके ऊपर कोई आरोप लगाए कि भी आपने ये अपराध किया है, तो उसके खिलाफ क्या है, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलेगी, जब तक आपका मतलब क्या है कि जब तक आपको कन्विक्शन एक तरह से जारी नहीं किया जाता, आपको दोषी जारी नहीं किया जाता, कोर्ट के द्वारा दोषी आपको एक तरह सिद्ध नहीं किया जा सकता, तब तक आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको आपकी रिस्पेक्ट को प्रोटेक्शन मिलेगी, कोई भी ऑफेंस है, कोई भी एक तरह से अपराध है। तो आर्टिकल 20 में ग्रांट प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन एक्यूज्ड पर्सन वेदर सिटीजन और फॉरेनर और लीगल पर्सन लाइक ए कंपनी और कॉर्पोरेशन, यानी कि इसमें क्या कह रहा है कि जो आरोपी है, आरोपी व्यक्ति को मनमानी, ये नहीं है कि आप कुछ भी सज़ा दे दोगे, कोई मान लो उसने छोटी सी चोरी किया उसके लिए आप मौत की सज़ा दे दी या फिर 10 साल 20 साल की जेल की सज़ा दे दी। अगर मतलब जो भी आईपीसी की धारा वगैरह है, क्रिमिनल की जो सीआरपीसी की धारा वगैरह है, उसके अनुसार जो भी कानून वगैरह बनाए गए हैं, उसमें जो भी सज़ाएँ दी गई हैं, उसमें पर्टिकुलर बताया गया है कि भी इस सज़ा की इस अपराध के लिए आपको इतनी ही सज़ा मिलेगी। तो उससे ज़्यादा आप मनमानी करके खुद की मर्ज़ी से सरकार कोई भी किसी व्यक्ति को क्या नहीं दे सकती कि भी आर्बिट्रेरी या एक्सेसिव, यानी कि मनमानी, अपनी मनमानी से या फिर अत्यधिक, यानी कि मान लो चोरी की सज़ा 2 साल है तो आप उसको 20 साल की सज़ा दे दो, 10 साल की सज़ा दे दो, ऐसा नहीं हो सकता। जितनी सज़ा उसमें बताई गई है उससे आप कम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये क्या है, ये प्रोटेक्शन मिली है जो सिटीजन्स को मिली है और फॉरेनर को मिली है, और कोई भी लीगल पर्सन है, यानी कंपनी हो गया, कोई कॉर्पोरेशन हो गया, तो सबको क्या है, चाहे वह नागरिक है, विदेशी नागरिक है, कानूनी व्यक्ति जैसे कंपनी या निगम है, तो उन सबको क्या है, ये सुरक्षा आर्टिकल 20 प्रदान करता है कि आपके खिलाफ क्या है, आपकी जो रिस्पेक्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, और आपको जो भी मान लो अपने कानून कोई भी एक तरह से क्या है कि अपराध किया है, तो उसको जो अपराध की जो सज़ा एक तरह से पहले से निर्धारित है, वो उससे ज़्यादा आपको सज़ा नहीं मिल सकती। और कोई भी एक तरह से मान लो अपराध कुछ किया है और सज़ा किसी और का अपराध की दे दी गई है, तो ऐसा नहीं हो सकता, आपको उस चीज़ के लिए प्रोटेक्शन मिलेगी। इसमें क्या कह रहा है, 3 प्रोविजंस में दिए गए हैं। इसमें क्या है, तो जो एक तरह से जो रूल्स वगैरह हैं इसको फॉलोअप करवाने के लिए 3 प्रोविजंस हमें दिए गए हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ हो गया, जैसे कि क्या है, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ ए लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट, यानी कि कह रहा है कि मतलब आप मान लो अभी जो एक्ट वगैरह इन्होंने लगाया हुआ है, जो मतलब कि इसमें इतने ये सज़ा के बारे में बताया गया है कि आपने ये अपराध किया है तो आपको ये सज़ा मिलेगी। अगर वो अपराध, कोई भी अपराध उन्होंने जो किया है वो उसमें जो कमीशन ऑफ द एक्ट, तो एक्ट कौन से हो गए, टाडा एक्ट हो गया, पोटा एक्ट हो गया, तो इन सब जिस एक्ट के तहत उसको सज़ा मिल रही है, अगर उस एक्ट में उस अपराध के बारे में, उस ऑफेंस के बारे में नहीं दिया गया है, तो उसको आप क्या है, सज़ा नहीं दे सकते। तो उस टाइम पर अगर जिस टाइम पर आप उसको सज़ा सुना रहे हो, अगर उस टाइम पर उस ऑफेंस के बारे में ही नहीं बताया गया है, तो आप उसको उस ऑफेंस के लिए सज़ा नहीं दे सकते, जिस ऑफेंस का आपको जो एक्ट वगैरह हैं, आपके जो सीआरपीसी की धारा होगी, आईपीसी की धारा होगी, या फिर जो टाडा एक्ट हो गया, पोडा एक्ट हो गया, तो उसके तहत क्या है, आप उसको सज़ा नहीं दे सकते जब तक वो जिस टाइम पर अगर वो लॉ फोर्स में ही नहीं है, तो आप उसको सज़ा नहीं दे सकते। सब्जेक्ट टू ए पेनल्टी ग्रेटर देन द प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ सब्जेक्ट कमीशन, तो क्या कह रहा है कि मतलब जो पेनल्टी उसमें दी गई है लॉ में, किसी भी टाइम पे, मान लो आज आपको सज़ा मिल रही है किसी चीज़ के लिए, और आज के टाइम पे अगर आप उस जो एक्ट है, टाडा एक्ट है, पोडा एक्ट है, तो उसके तहत, या फिर सीआरपीसी हो गया, आईपीसी के हो गया, तो उसमें क्या है, जो पेनल्टी है, पेनल्टी एक लिमिट होती है, पेनल्टी की लिमिट क्या है, निर्धारित पहले से की जाती है जो एक तरह से, तो उसको क्या है, उससे ज़्यादा जुर्माना आपको नहीं दे सकते, आपको उससे ज़्यादा सज़ा वगैरह का प्रावधान नहीं है, आपको जितनी सज़ा उसमें का एक्ट में बताई गई है उससे आपको ज़्यादा सज़ा नहीं दी सकती। नो डबल जियोपर्टी का मतलब क्या है, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, यानी कि अगर मान लो कोई एक व्यक्ति एक से बार किसी अपराध को करता है और उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है, तो वो एक से ज़्यादा बार उसको पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता,
अगर किसी व्यक्ति ने एक ही काम किया है तो उसको एक काम के लिए 2 सज़ा नहीं दी जा सकती। यानी कि मान लो उसने मर्डर कर दिया और 2 मर्डर कर दिए, तो ये नहीं है कि भी उसको 2 बार क्या है मृत्युदंड दिया जाएगा, उसको एक ही बार मृत्युदंड दिया जाएगा। यानी इस तरह से क्या है कि कोई भी क्या है 2 पनिश फॉर द सेम ऑफेंस। तो एक ही जो मान लो कोई अपराध करता है वो दूसरी बार करता है तो उसको सज़ा नहीं मिल जाएगी, उसको एक ही कानून के लिए क्या है एक ही बार अपराध के लिए क्या मिलेगी। तो सॉरी, इसमें ये क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि दोहरा खतरा नहीं होगा। क्या होगा, किसी भी व्यक्ति पर एक से अधिक बार एक ही अपराध के लिए, यानी एक अपराध किया है तो उसको एक ही अपराध को एक ही बार सज़ा मिलेगी। ये नहीं है कि भी आपने मान लो कोई चोरी की है तो आपको आज सज़ा दे दी और 10 साल बाद आपको फिर से दोबारा सज़ा दी जाएगी कि आपने पहले चोरी की था तो उसकी सज़ा आपको दोबारा मिल रही है। तो नेक्स्ट कह रहा है नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। यानी कि किसी को खुद के खिलाफ क्या नहीं बनाया जा सकता। दो एक तरह से जो विटनेस है, एक तरह से क्या है जो गवाह है, वो खुद के खिलाफ उसको गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। ये दिया गया है इसमें आर्टिकल 20 में। नेक्स्ट इसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या लगाए गए हैं, तो इसमें लगाए गए हैं लिमिटेशन इज इम्पोज ओनली ऑन क्रिमिनल लॉ। तो ये क्या है, जो सिविल लॉज हैं उसके ऊपर या टैक्स लॉज हैं उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगे हैं। जो लिमिटेशन इम्पोज की है वो सिर्फ क्रिमिनल्स के ऊपर, क्रिमिनल लॉ जो हैं उनके ऊपर लगाई गई हैं। तो क्या है, इन अदर वर्ड्स ए सिविल लाइबिलिटी और टैक्स कैन बी इम्पोज रिट्रोस्पेक्टिवली। यानी कि जो एक तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगाए, रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है कि भी आपको इस चीज़ की प्रोटेक्शन मिलेगी, आपको आपके एक कानून के लिए आपको 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती। ये सिर्फ क्या है क्रिमिनल लॉ के ऊपर है। जो सिविल लॉ है या टैक्स लॉ है उनके ऊपर क्या है ये जो कानून है वो नहीं है, वो पूर्ण रूप से क्या है व्यापी हैं, वो उनको वो मतलब क्या है वो लगाया जा सकता है रिट्रोस्पेक्टिवली। तो फर्दर दिस क्या है, इस प्रोविजन में क्या कह रहा है कि प्रोहिबिशन प्रोहिबिट्स ओनली कन्विक्शन और सेंटेंस अंडर एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लॉ एंड नॉट द ट्रायल। तो ट्रायल के टाइम पे अगर मान लो कोई क्या है जो परीक्षण है उसके ऊपर कोई भी एक तरह से ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए गए हैं। ये सिर्फ कन्विक्शन और सेंटेंस, यानी कि जब सज़ा सुनाई जाएगी या सज़ा का क्या है एक तरह से सुनवाई होगी तो उसके टाइम में ही क्या है इसके ऊपर प्रावधान होगा। और ये पूर्व पोस्ट ऑफ जो आपराधिक कानून है यानी कि एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लॉ है उसी के अंडर ही आएगा। तो सेंटेंस और जो कन्विक्शन जिस टाइम पे उनकी सज़ा सुनानी है ये सज़ा के टाइम पे क्या है ये एप्लीकेबल होगा। और जिस टाइम पे उसका ट्रायल चल रहा है उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है उसके खिलाफ उस टाइम पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन वगैरह एप्लीकेबल नहीं होंगे। नेक्स्ट कह रहा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपर्डी इज अवेलेबल ओनली इन प्रोसीडिंग्स बिफोर ए कोर्ट ऑफ लॉ और ए जुडिशियल ट्रिब्यूनल। यानी कि क्या कह रहा है कि जो एक तरह से दोहरे खतरे की सुरक्षा की जो कानून की अदालत में क्या है कि जो अदालत होगी और जो जुडिशियल ट्रिब्यूनल होगा उसी के खिलाफ अगर जो प्रोसीडिंग्स वगैरह चल रही हैं तो वहीं पर क्या है वहाँ पर सिर्फ जो प्रोटेक्शन है वो मिलेगी डबल जियोपर्डी के खिलाफ। तो इन अदर वर्ड्स क्या कह रहा है कि इट इज़ नॉट अवेलेबल इन प्रोसीडिंग्स बिफोर डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। यानी कि जो डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ वगैरह हैं, मान लो CBI होगी या फिर जो भी मतलब CAG वगैरह होगी तो उनके खिलाफ क्या है जो डबल जो पार्टी वहाँ पे हो सकती है। वहाँ पे एक ही कानून एक ही अपराध के लिए आपको 2 बार सज़ा मिल सकती है। लेकिन जो जुडिशियल ट्रिब्यूनल हो गई कोर्ट ऑफ लॉ होगी वहाँ पे एक कानून के लिए सिर्फ आपको एक जो अपराध है उसके लिए एक ही बार सज़ा मिल सकती है। तो वहाँ पे क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट में क्यों नहीं मिल सकती, क्योंकि वो जुडिशियल नेचर के नहीं है, वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव हैं और डिपार्टमेंटल के हैं अथॉरिटीज़ वगैरह हैं। इसमें थर्ड क्या दिया गया, थर्ड है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन एक्सटेंड्स टू बोथ ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। यानी कह रहा है कि खुद को मतलब उसको उत्पीड़ना नहीं दे सकता कोई भी, वो क्या है सिर्फ जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसको प्रोवाइड किया जा सकते हैं, ओरल एविडेंस भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आप उसके साथ कोई भी मतलब मजबूर नहीं कर सकते किसी चीज़ के लिए। हाउएवर इट डज़ नॉट एक्सटेंड टू कंपल्सरी प्रोटेक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। यानी कि इसमें क्या है लेकिन उसको ये मतलब ये नहीं है कि भी उसको आप मजबूर करो कि आप खुद के खिलाफ गवाही दे, लेकिन जो एविडेंस है उनको प्रोडक्ट करने के जो मटेरियल ऑब्जेक्ट है कंपलसरी प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स वो सरकार कह सकते हैं कि भी मतलब कोर्ट कह सकती है कि भी आप जो भी आपने क्या है वहाँ पे मान लो जो भी जहाँ पे भी क्राइम हुआ है तो वहाँ पे क्या कर सकती है सरकार जो ऑर्डर कर सकती है भी वहाँ की सारी चीज़ों को जब्त कर लिया जाए। नेक्स्ट है कंपल्सन टू गिव थंब इम्प्रेशन। तो थंब इम्प्रेशन हो गए, स्पेसिफिक सिग्नेचर हो गए, ब्लड स्पेसिमेन हो गए, तो इनके लिए उसको जो क्रिमिनल जिसको भी क्रिमिनल क्राइम के तहत एक तरह से अरेस्ट किया गया है तो उसके खिलाफ सरकार क्या करती है कि भी वहाँ पे जो मान लो जहाँ पे क्राइम हुआ है वहाँ पे सब चीज़ें को जब्त करना या फिर उसके थंब इम्प्रेशन लेना, स्पेसिमेन सिग्नेचर वगैरह लेना, ब्लड के सैंपल वगैरह लेना, ताकि जो कानून है जो भी मतलब आपने अपराध किया है उसको एक तरह से बारीकी से जांच के लिए उसके लिए क्या है वो सरकार कुछ भी कर सकती है और उसके रिकॉर्ड वगैरह भी रख सकती है।
नेक्स्ट है कंपल्सरी एग्जीबिशन ऑफ द बॉडी, यानी कि शरीर की क्या है प्रदर्शनी भी करवा सकते हैं, यानी कि एक तरह से उसकी जांच करवा सकते हैं कि भी यहाँ पे इसकी मान लो कोई भी अपराध किया है तो उसमें उसके सैंपल्स वगैरह लेकर के उसकी जांच की जा सकती है, उसके जो शरीर है उसकी एग्जीबिशन भी कर जो है अनिवार्य प्रदर्शनी भी की जा सकती है। भी इसको चोट वगैरह तो नहीं लगी, कहीं चोट लगी अगर कहीं CCTV में दिखा है कि उसको मान लो हाथ में गोली लगी थी उस टाइम पे जो क्राइम कर रहा था, या फिर कहीं भी चोट लगी है तो उसको चेक करने के लिए उसको क्या है एग्जीबिशन कर सकती है उसका, यानी कि जो मतलब एक्सपर्ट्स वगैरह हैं इस फील्ड के उनके सामने उसको चेकअप करवा सकते हैं कि भी इसको देखो कहाँ का, इसको अगर इस साइड में गोली लगी है तो ये वही आदमी है जिसको क्या है कन्विक्टेड किया गया है। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम पढ़ने वाले हैं जो फंडामेंटल राइट्स है उसका पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरे बच्चे भी, जो हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ है हमारी चल रही है फंडामेंटल राइट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो HSSC हो, HPSC हो, UPSC हो या फिर बैंकिंग या SSC हो, तो सभी के लिए जो फंडामेंटल राइट्स है जो उसका टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सभी को एक तरह से शेयर कीजिए, और क्या है आपका थैंक यू, आपने हमारा लेक्चर अभी तक देखा, जो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।